नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी जानते हो कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए मैंने इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट चला रखे हैं। आज ये हमारा मैथ्स का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने पहले दो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो जाओ वीडियो में और दोनों प्रैक्टिस सेट को देखो। दोनों प्रैक्टिस सेट में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से एक तो आप रैंडम क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखोगे, साथ ही साथ कंसेप्ट और कैलकुलेशन को कैसे तेज करना है वो सारी चीज़ें सीखोगे। हर एक प्रैक्टिस सेट में मैं लगभग 15 से 20 सवाल आपको कराता हूँ नए नए कंसेप्ट्स पर। तो ये मैं आपको टोटल 50 सेट दूंगा। तो ऐसे आपके लगभग ये समझो कि 1000 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी आपके एग्जाम से पहले पहले। ठीक रहेगा। तो ये सारे प्रैक्टिस सेट आप लोगों को फॉलो करने हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। तो अभी हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। और ये देखो सवाल बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के सवाल है। और मोस्टली मैं प्रैक्टिस सेट में वे वाले सवाल रखता हूं जहां पर बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं या ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं या कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। तो आपके इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपकी कैलकुलेशन वाला जो तरीका है वो भी आपका बूस्ट होगा। ठीक है जी। दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखेंगे मेरे भाई, बार बार पढ़ते रहो, बार बार रिवीजन करते रहो, क्योंकि कंसिस्टेंसी मैटर्स करती है। अगर आप 10-15 दिन पढ़ाई को छोड़ दोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सब कुछ भूल चुके हो। तो अपनी मेहनत को लगातार बार बार रिवाइज करते रहो, भले ही आपने पूरा मैथ कंप्लीट कर लिया हो या दूसरे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हो। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे चीज़ों को। तो सवाल की तरफ चलते हैं। देखो मैं साइड में हो जाऊंगा। साइड में जो ये मेरे सिर के पीछे कुछ अक्षर है ये आपको दिखने लगेंगे। ठीक है। तो सवाल पर बढ़ते हैं। देखो क्या बोला गया है पहले सवाल में। सवाल को जब भी पढ़ो ना पहली लाइन को ही समझ लो कि कौन से तो चैप्टर से आया है और क्या इसमें टॉपिक लग सकता है। हमारा ये सवाल है आराध्या और रानी, आराध्या नहीं है, रानी और आध्या। रानी और आध्या अलग अलग काम करते हुए। मैं आपको अपने इस पेन से पढ़ाऊंगा। तो जो पेन का कर्सर है ना, ये वाला पॉइंट है, आपको इस पर ध्यान देना है। इसी से मैं आपको लिख कर बताऊंगा। ठीक है। देखो रानी और आध्या अलग अलग काम करते हुए एक काम को क्रम से 12 दिन और 16 दिन में करते हैं। यहां उनका दिन दिया है, दिन कितने दिनों में कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले इनका यहां पर टोटल वर्क निकाल लो, यानी इनका एलसीएम निकाल लो। जो ये एलसीएम निकल के आएगा इसी को हम टोटल वर्क बोलेंगे और हम कहेंगे कि ये आ गया जी 48। इनका एलसीएम कितना आ गया 48। फिर अगर आप इसको 12 से डिवाइड करोगे तो इसकी एक दिन की एफिशिएंसी आ जाएगी 12 चौके 48 और 16 तिया 48। यानी रानी की जो एक दिन की एफिशिएंसी है वो है 4 यूनिट की और आध्या की एक दिन की एफिशिएंसी है वो है 3 यूनिट की। यहां तक मेरे भाई समझ में आ गया सभी को। फिर आगे सवाल में कहा गया कि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। बारी बारी से आप देखोगे अल्टरनेटिंग डेज की बात हो रही है। बारी बारी से एक दिन के काम करते हैं और रानी पहले काम करना शुरू करती है। तो देखो पहले दिन इसने काम किया, कितना काम कर देगी 4 यूनिट। दूसरे दिन फिर आध्या ने काम किया 3 यूनिट काम करेगी। तो 2 दिन में वो कितना यूनिट काम कर रहे हैं दोनों मिलकर के? 2 दिन में वे कर रहे हैं जी 7 यूनिट काम। बोलो बात क्लियर है। 2 दिन में 7 यूनिट काम कर रहे हैं। अब इन दोनों को काम करना है 48 यूनिट। तो आप सबसे पहले ये देखो कि मैं इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि मैं 48 के करीब पहुंच जाऊं। बस आपको ये चेक करना है मैं किस नंबर की मल्टीप्लाई करूं कि मैं 48 पे पहुंच जाऊं या 48 के करीब पहुंच जाऊं। तो मैंने देखा अगर मैं दोनों तरफ 6 की मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 7 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 7 49 हो जाएगा जो कि 48 से बड़ा होगा। तो मैंने 6 की मल्टीप्लाई कर दी तो इधर आ गया कि 12 दिन में ये दोनों मिलकर के कितना काम निपटा देंगे? 7 6 42 यूनिट काम निपटा देंगे। 12 दिन में 42 यूनिट ये काम निपटा देंगे। लेकिन काम निपटाना था 48 यूनिट। कितना काम और बच गया मेरे भाई? आप कहोगे सर 6 यूनिट और बच गया है। अभी तो 6 यूनिट और बच गया है। 12 दिन के बाद रानी और आध्या का एक सर्किल पूरा हो जाएगा और अब फिर से रानी आएगी काम करने के लिए। फिर से रानी काम करने के लिए आएगी तो वो कितना काम करेगी? वो करेगी 4 यूनिट काम। यानी 13वें दिन 4 यूनिट काम और कर देगी। तो काम रह जाएगा अब सिर्फ 2 यूनिट का काम। और 2 यूनिट का जो ये काम है अब कौन करेगी? अब आएगी आध्या करने के लिए। और कितनी एफिशिएंसी से करेगी? आध्या की एफिशिएंसी है जी 3 यूनिट, तो इसे 3 से डिवाइड कर दो। यानी हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा 13 सही 2/3 दिन। भाई 12 दिन में तो 42 यूनिट काम निपटा था। अगले दिन 13वें दिन फिर जो है रानी ने काम किया
तो 6 में से 4 यूनिट काम निपटा दिया, 2 यूनिट काम बच गया। ये 2/3 यूनिट काम कर देगी जो है कौन, आद्या करेगी। तो टोटल समय लग जाएगा 13 सही 2/3, यानी कि बी ऑप्शन हमारे इस सवाल का सही जवाब होगा। बताओ समझ में आई ये बात। तो मेरे भाई टाइम एंड वर्क के कुछ फिक्स कंसेप्ट होते हैं, और जो सबसे पहले बेसिक है, जैसे इतने दिनों में करना, दोनों मिलकर कर लेंगे, अगर 3 लोग होंगे तीनों मिलकर करेंगे। तो ये सारे जो फिक्स कंसेप्ट है, मुश्किल से 5-7 कंसेप्ट है इसमें टाइम एंड वर्क के फिक्स कंसेप्ट, इनको बार बार आप रिवाइज करते रहो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी सवाल में आती है, बारी बारी से काम करने वाले में, अल्टरनेटिंग डेज वाले में। तो मैंने इसका तरीका तुम्हें बता ही दिया। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को ये सवाल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े हम, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं जी। अगला सवाल देखो क्या बोला गया। सवाल आपका ये सवाल है सर्किल का, एडवांस मैथ जरूर पूछा जाएगा, जियोमेट्री का ये सवाल है। केंद्र ओ वाले एक वृत्त में त्रिभुज एबीसी उत्कीर्ण किया गया है। AB 21 सेंटीमीटर है, BC 20 सेंटीमीटर है और AC 29 सेंटीमीटर है। मुझे ये नंबर देखते ही एक बात समझ में आई कि ये जो नंबर है ये एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट जानते हो सभी, त्रिभुज में जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो अगर ये ट्रिपलेट है तो ऐसा कोई ट्रायंगल रहा होगा, राइट, ऐसा कोई ट्रायंगल रहा होगा जिसमें ये साइड 20 रही होगी, ये वाली साइड 21 रही होगी और ये 29 इसका कर्ण रहा होगा इस वाले ट्रायंगल का। ट्रिपलेट में यही होता है, बड़ी वैल्यू कर्ण होती है हमेशा, और दोनों छोटी वैल्यू, एक आधार होगी और एक आपकी लंब होगी। फिर आगे ये बोला गया कि त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या बता दो, यानी कि सर्कम रेडियस बता दो कितनी होगी। तो मेरे भाई ध्यान रखना इसमें, सर्कम रेडियस में अगर आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, क्या बन जाए, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एक समकोण त्रिभुज बन जाए, तो उसकी जो परित्रिज्या होगी इसको बोलेंगे हम परित्रिज्या। परित्रिज्या होती है एक ऐसी रेडियस जिसको बना करके मैं इसके चारों तरफ एक सर्किल बना दूं, इसके चारों तरफ एक सर्किल बना दूं, उसको हम परित्रिज्या बोलेंगे, परिवृत्त की त्रिज्या बोलेंगे, सर्कम रेडियस बोलेंगे। ठीक है, अब वो जैसे निकले, वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी इस कर्ण का आधा करने पर, यानी ये वाली जो रेडियस है इस हाइपोटेनस का हाफ कर दो, और इसका हाफ करोगे तो कितना जाएगा, 14 दूनी 28, 14.5 सेंटीमीटर। आंसर आ जाएगा जी हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, ए फॉर एप्पल, 14.5 सेंटीमीटर का हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ क्लियर है बात। कभी कभी आपसे इन रेडियस भी पूछ सकता है इसमें, पाइथागोरस में, तो ये एक्स्ट्रा नोट में याद रखना, मैं बता देता हूँ फॉर्मूला। पाइथागोरस थ्योरम में अगर आपसे सर्कम रेडियस पूछा जाए तो सीधे सीधे आप हाइपोटेनस का हाफ कर दोगे, लेकिन अगर इन रेडियस पूछी जाए यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछी जाए तो आप क्या करोगे, P + B - H/2, ये वाला फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, P + B यानी कि आधार और लंब को ऐड कर दो, उसमें से कर्ण को घटा करके उसका हाफ कर दोगे तो आपकी अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल आएगी। तो इसी सवाल में आप मुझे कमेंट करके बताना, जितने लोग यहां तक वीडियो देख रहे हो, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेनस है, मुझे आपको इसकी इन रेडियस बतानी है कितनी आएगी, कमेंट करके बताना सभी। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पर आएंगे। देखो मेरे भाई, पढ़ाई आपके लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्टली मिडिल क्लास फैमिली के लिए, कि यही आपके सपनों को पूरा कर सकती है। आपने स्कूल कॉलेज में अपने सपने बनाए होंगे, आपका एक सपना रहा होगा कि सरकारी नौकरी मुझे मिल जाए, सरकारी नौकरी मिलने के बाद मेरी इस टाइम पर शादी हो जाए, मैं भी अपने यार दोस्तों के साथ में घूमने के लिए जाऊं। वो सारे सपने आप लोग अपनी पढ़ाई से ही पूरे कर सकते हो। और अभी 2025 में बहुत सारे मौके दिए जा रहे हैं, या तो अपॉर्चुनिटी को, ये जो मौके दिए जा रहे हो इसी को ही ये समझ लो कि ये ही अब आपके सपनों को पूरा करने का एकमात्र साधन है, ये 2025 वाला। 2025 में जितने भी ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, और जब आप ये समझ लोगे ना कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तब आपको कंपटीशन नजर नहीं आएगा। ये जो आप कहते हो ना इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है, अगर आपको अपने सपने दिखाई दे रहे हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी है, तो आपको फिर कंपटीशन नहीं दिखाई देगा, आपको सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी कि मेरे पास एनटीपीसी की अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास ग्रुप डी की अपॉर्चुनिटी है, एएलपी की अपॉर्चुनिटी है, जो आईटीआई वाले बच्चे हैं उनके लिए एएलपी की भी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा एसएससी के बहुत सारे एग्जाम अभी आने वाले हैं, जस्ट अगले महीने से नोटिफिकेशन निकलने वाला है, उसमें अपॉर्चुनिटीज है। तो जब आपके दिमाग में फोकस होगा अपने सपनों को लेकर के, तो आपको इन अपॉर्चुनिटीज में कंपटीशन नहीं दिखाई देगा। आप इतनी मेहनत कर लोगे कि सभी को पछाड़ते हुए आप आगे निकल जाओगे। और ये आग आपके अंदर से आनी चाहिए
इसके लिए जरूरी है कंसिस्टेंसी, बस पढ़ते रहो और कुछ नहीं। अगर आप सब चीजें आती भी है तब भी आप रिवाइज करते रहो, ताकि आपको और आसान हो जाए चीजें, आपकी कैलकुलेशन और आसान हो जाए। आप वहां पेपर में जाओ, क्वेश्चंस को देखो, सीधे टिक कर दो। ये आग आ जानी चाहिए आपके अंदर। आपका युद्ध आपको ही लड़ना है, कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। जीत भी आपकी होगी, हार भी आपकी होगी। चलो इस सवाल पर आते हैं। इस सवाल में बोला गया कि यदि 10x प्लस वाई और 10x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, तो 10x की वैल्यू बता दो जी क्या होगी। तो ऐसे सवालों में आप क्या कर सकते हो, इन सवालों में आप देखोगे तो 10x प्लस वाई, अगर मैं इसको इसके अपोन में ले जाता हूं तो ये क्या ये बन जाएगा 1/10x माइनस वाई, जिसको मैं लिख सकता हूं 10x प्लस वाई, ये x प्लस वाई था यहां पर, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी कोट x माइनस वाई। ऐसा कब होता है, जब 10 कोट के ही इक्वल हो जाए। आपको हो गए 45 एंगल पर, क्योंकि 10 45 की वैल्यू भी 1 होती है और कोट 45 की वैल्यू भी 1 होती है। तो इसकी जगह पर आप 45 रखोगे, x प्लस वाई 45, x माइनस वाई भी आ गया कितना 45, दोनों को ऐड करके हाफ करोगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, और दोनों को माइनस करके तो y की वैल्यू निकल आएगी 0। आपसे पूछा 10x बता दो जी कितना होगा। 10x कितना होगा, 10x की जगह पे आप 45 रखोगे तो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। बस ऑप्शन बनेगा हमारा एक। और भी आसान किया जा सकता था। मुझे यही पता चल रहा है कि अगर मैं इसकी जगह 45 रख दूं, इसकी जगह 45 रख दूं, ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, मल्टीप्लाई होकर 1 ही आ रहा है, यानी x प्लस वाई भी 45 है, x माइनस वाई भी 45 है। दोनों को ऐड करके हाफ करूंगा तो मेरी x की वैल्यू निकल आएगी डायरेक्ट। समझ गए? उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखो, बहुत ही बेसिक सवाल है ये। एक इर्रेशनल नंबर, आप जानते होंगे इर्रेशनल नंबर का स्क्वायर आपसे पूछा है, बस इतने सा काम करना है आपको। तो ये ध्यान देना, जैसे ये 8 है, इसको हम एक रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं, इसको हम यानी प्रीमे नंबर। इसको मेरे भाई हम इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। ये हमारा एक नेचुरल नंबर भी है, ये होल नंबर भी है, ये रियल नंबर भी है, सब कुछ है ये लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है क्या? क्या आप मुझे बता सकते हो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो हाँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 + 0i। ये कॉम्प्लेक्स भी है, रियल भी है, नेचुरल भी है। लेकिन रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर होता है। क्या होता है? एक इर्रेशनल नंबर। और जब आप एक रेशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर को ऐड करोगे तो ये पूरा भी आपका एक इर्रेशनल नंबर ही बनेगा। ये पूरा आपका एक इर्रेशनल नंबर बनेगा। ये मैंने एक छोटी सी जानकारी आपको दे दी। कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होता है और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब आपको इनका स्क्वायर करना है। देखो क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर दो। देखो क्या होगा भाई, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 5 का करोगे रूट 5 का 5 ही आ जाएगा, और फिर 2a भी होता है तो 16 रूट 5। ऐसे ही जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ 64 + 5 माइनस में 16 रूट 5 आएगा। फिर आपको इनको ऐड भी करना है, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा सिस्टम। ये प्लस माइनस वाले खत्म हो जाएंगे। क्या बचेंगे? 64 दूनी कितना होता है 128, 128 में 10 आप जोड़ोगे तो 138। ए ऑप्शन बन जाएगा। इजी सवाल था, बहुत ही इजी सवाल। चलो आगे आओ। अब ये देखो, हमारे प्रैक्टिस सेट में इजी सवाल भी रहेंगे, मॉडरेट भी रहेंगे, कैलकुलेटिव सवाल भी रहेंगे, ताकि आप हर क्वेश्चंस के आदी हो जाओ। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, एक ही प्रकार के क्वेश्चंस पढ़ रहे हो और आपका माइंडसेट बस उसी अकॉर्डिंग काम करे। आप तैयार रहो कि पेपर में कैलकुलेटिव सवाल भी आ सकते हैं, पॉइंट वाले सवाल भी आ सकते हैं। जैसे इस सवाल को देखोगे आप, ये पॉइंट वाला सवाल है, ठीक है, इसके ऑप्शन देखोगे पॉइंट में है। और कंसेप्चुअल भी है भाई। आपसे आयतन पूछा है, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन आपको देखते ही याद आ जाना चाहिए कि 1/3 πr² होता है। ठीक है, शंकु का आयतन। शंकु आपने देखे होगे, जैसे जन्मदिन की, आप जब आप बर्थडे मनाते हो तो जन्मदिन की टोपी होती है वो, अब तो पहनना बंद कर दिया। अब तो जो है सीधे ही केक जो है मुंह पे चिपका देते हैं आप यार दोस्त मिल करके। और अब तो बर्थडे भी जो है जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग होती है उसी तरीके से बाहर जा करके मनाया जाता है दोस्तों के साथ में। और कुछ ज़्यादा मौज मस्ती वाले लफंडर टाइप के लोग होते हैं, वो सड़क के बीचों बीच गाड़ी थाम करके जो है बर्थडे मना देते हैं। फिर उनको पुलिस पकड़ती है और ले जाके कूटती है उनको ढंग से।
अमीर ज़्यादा होते हैं तो ऐसे वगैरह लिखवा लिए जाते हैं उनसे और कुछ नहीं होता। हमारे देश में सिस्टम में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है कि थोड़ी सी सुधार की आवश्यकता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बस सिस्टम में थोड़ी सी सुधार की आवश्यकता है। और सिस्टम के साथ साथ में हमें खुद भी थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। थोड़ी सी सभ्यता, थोड़ा सा सिविलाइजेशन, अपनी मौज मस्ती ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे कि हमारे देश के कानून को हम हाथ में ले ले। ये चीज़ें थोड़ी सी अपने अंदर में हमें बदलाव करनी चाहिए ज़रूर। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे क्या क्या दिया है। एक तो 12 सेंटीमीटर का व्यास और 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई। तो ऊंचाई है हमारे पास में और रेडियस भी है। रेडियस यहाँ से कितनी निकलेगी? रेडियस क्या होती है? व्यास का आधा होती है, 6 हो जाएगी। अब बस कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं है। तो रखो यहाँ पे, देखो 1/3, पाई की वैल्यू 20/7, आर 6 का स्क्वायर करोगे 37, और ये हो जाएगा आपका 5। देखो 7 या 21, 21 से तो नहीं कट रहा, डायरेक्ट ऐसे ही काट लो, 3 से काट लो, ये 12 बार जाएगा, 12 पंजे 60, 6 की गुणा 22 में करोगे 132, और फिर 7 से डिवाइड करो तो 7 एकम 7 जाएगा, 6 बचेंगे, 7 अटे 56, यानी 18 कुछ जा रहा है, 18 ए ही ऑप्शन में दिख रहा है मुझे। तो इसका सही जवाब आ जाएगा हमारे पास 188.57। बताओ कैसा रहा सवाल? बेसिक फॉर्मूले बेस्ड सवाल है, और एनटीपीसी के लिए और ग्रुप डी वाले पेपर में आपको ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे। ये छोटे छोटे सवाल, अगर आप ये फॉर्मूले याद कर लोगे तो ये छोटे छोटे सवाल आपको नौकरी तक ले जाएंगे। पिछले वाले बैच में हमारा एक स्टूडेंट था, ग्रुप डी में अभी काम कर रहा है, 2019 में भर्ती हुआ था, 19 वाली में जो आया था, इससे पहले वाली में, और अभी इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होकर के बढ़िया से जॉब कर रहा है। और उसमें तो अब ऐसा भी हो गया है कि ग्रुप डी में कुछ कुछ पोस्ट ऐसी होती है जो लगभग आपको ग्रुप सी वाली फीलिंग देती है। कहीं ज़्यादा बाहर नहीं जाना, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रेल की पटरियों पर ही घूमोगे। ऐसे टेक्निकल पोस्ट भी है इस एग्ज़ाम में कि आप सीधे या तो जो हमारा इंजन होता है, लोको इंजन ट्रेन के अंदर, या तो आप उसमें ही ड्यूटी करोगे सिर्फ, या किसी ऑफिस में ड्यूटी करोगे। कई बार कंप्यूटर के भी काम मिल जाते हैं। बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट भी है इसमें ग्रुप डी में, लेवल 1 में। और एनटीपीसी में तो है ही, एनटीपीसी तो बहुत बेहतरीन जॉब है आपके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो मेरे भाई ये एक मौका मिला आप लोगों को, ये अपॉर्चुनिटी मिली, इसको बिल्कुल मत जाने देना। अपनी तैयारी को अभी से ही रखो, डेट आने का वेट मत करो कि कब डेट आएगी। जब डेट आएगी तब तो सारे लोग कंपटीशन में उतर आएंगे, लेकिन आप लोगों को एक एज होगा कि जो लोग उस समय पर तैयारी पे करने लगोगे, आप पहले से ही तैयारी कर रहे होगे, आप उनसे एक कदम आगे ही रहोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल देखो, ये वाला सवाल बोला गया कि एक खिलौना शंक्वाकार है जो एक अर्धगोले पर लगा हुआ है। अर्धगोले पर लगा हुआ है और एक शंक्वाकार खिलौना है, यानी खिलौना कैसा बना होगा? अर्धगोला ऐसा होता है, अर्धगोला, और इसके ऊपर लग रहा है एक ऐसे शंकु। ठीक है, ये शंकु की हाइट रही होगी और ये उनकी रेडियस रही होगी, ये रेडियस है। तो इस प्रकार का कोई खिलौना है, जैसे लट्टू होता है। लट्टू खेला है आपने कभी बचपन में? ऐसे रस्सी में बांध के फेंक देते तो लट्टू घूमने लग जाता था। ठीक, अब आगे ये कहा गया कि अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। ये 36 है, यहाँ तक रेडियस दिखाई दे रही है, ये 36 है, तथा शंकु की ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है। ये जो हाइट है, ये वाली हाइट 105 सेंटीमीटर की है और ये 36 है। मेरे भाई आपसे सवाल में ये पूछा कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को जान लो पहले क्या होगा, उसके बाद हम सवाल पर आएंगे। आप मुझे बताओ, दिमाग में सोच के बताओ कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सोचो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यह है कि आसपास का जो इसका वक्र है, कर्व सरफेस एरिया है, वो होगा कंप्लीट। देखो, शंकु का कर्व सरफेस एरिया यानी कि ये चारों तरफ का एरिया इसका शंकु का, और साथ ही साथ इस अर्धगोले का चारों तरफ का एरिया, इसी को हम बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का क्या होता है? शंकु का होता है पाई आर एल, और अर्ध वाले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर होगा। वैसे तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन इसकी जो ऊपर की छत है ना, ये वाली जो छत है, ये ढकली है शंकु ने ही, इसलिए इसमें से हम 1 पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे और सिर्फ 2 पाई आर स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या दिया है सवाल में? सवाल में एक तो त्रिज्या दी है और एक हमारे पास ऊंचाई दी है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए तिर्यक ऊंचाई, एल चाहिए हमें। तो एल कहाँ से निकलेगी? आप यहाँ ध्यान से देखो मेरे भाई, ये 36 है और ये 105 है। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये 12 बार जाएगा, और ये 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये 35 बार जाएगा। और आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा 12, 35, 37 का,
यानी ये वाला जो वैल्यू होगी वो 37 के 3 गुना में होगी। 3 गुना में क्यों होगी? क्योंकि मैंने 3 से डिवाइड किया था इसको। तो 37 दिया कितना होता है? 111। यानी हमारे पास लंबाई आ चुकी है 111, एल की वैल्यू आ चुकी है 111 सेंटीमीटर। अब आप इसमें रखो, मुझे ऑप्शन में पाई दे रखा है, पाई की तो वैल्यू नहीं रखनी, पाई को तो सीधे सीधे बाहर ही ले लो। आर को भी बाहर लिया जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा एल प्लस 2 आर बचेगा, एल प्लस 2 आर। अच्छा, पाई आर कितना है? 36 है। एल प्लस 2 आर देखोगे, एल कितना आया? 111 और 2 आर हो गया 72। देखो 2 और 1 3, 7 और 1 8 और 1 183 में आप 36 की मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट डिजिट में 8 आना चाहिए। यूनिट डिजिट में 8 दो ऑप्शन में है मेरे भाई, एक इसमें है एक इसमें है, यानी कि थोड़ी सी और कैलकुलेशन हम कर सकते हैं इसमें। अगर मुझे एक अगले नंबर का और पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो 36 दिया होता है 108, 10 बचेंगे। फिर 36 अट्ठे कितना होता है? 8 6 48, 8 दिया 24, 4 288, 288 और उसमें जोड़ोगे तो 298, यानी कि इसमें अगला नंबर भी हमारा 8 ही आ रहा है, 88 बन रहा है, जो कि एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। बस मैं आंसर तक पहुंच गया। मैंने पूरी कैलकुलेशन नहीं की, मैंने डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ा। पहले यूनिट डिजिट देखा, यूनिट डिजिट में देखा कि 2 ऑप्शन तो कट गए लेकिन 2 ऑप्शन बच गए। तो जो 2 ऑप्शन है उसमें फिर अगला नंबर और चेक कर लिया, तो मैंने सीधे सीधे पहाड़ा पढ़ा और वैल्यू पुट कर दी। तो कैलकुलेशन में अगर आपको माहिर एक्सपर्टनेस लानी है तो पहाड़े को जरूर याद करो, पहाड़े इंपॉर्टेंट है टेबल। या फिर आप अपनी गुना करने की स्पीड को बढ़ा लो। चलो समझ में आई बात? खेल लिया सभी ने ये खिलौना। अगले सवाल पर आओ, इस सवाल को पढ़ो। बहुत ही जल्द हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। लगभग ये आपकी 30 से 45 मिनट की क्लास रहेगी। 30 से 45 मिनट में आप नए नए कंसेप्ट सीखोगे और इन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कर लोगे और मज़ा भी आ जाएगा आप लोगों को पढ़ने में। ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, मैं कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपने देखी होगी, एसएससी जो रिजल्ट आया है उसके स्कैम को लेकर के। तो कुछ बच्चे उस पर कमेंट कर रहे हैं कि भाई स्पैम कर रहे हो, मिसलीड कर रहे हो। इसमें मिसलीड करने वाली क्या बात हो गई भाई? मिसलीड कैसे कर दिया? जो एसएससी गलत क्वेश्चंस पूछ रही है, एग्जाम में गलत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या वो मिसलीडिंग नहीं है क्या? बच्चे को पता ही नहीं होता कि ये गलत क्वेश्चन पूछेगा, वो अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो अपना समय बर्बाद कर रहा है, वहां पर 10 19 सवाल गलत पूछे जा रहे हैं। ये मिसलीडिंग नहीं है क्या? जो एसएससी वेटिंग लिस्ट नहीं लेकर के आ रही है और पोस्ट प्रेफरेंस पहले भरवा लेती है और फाइनल मेरिट, फाइनल आंसर की दे देती है और उसके बाद फाइनल आंसर देती है, फाइनल मार्क्स बताती है, पब्लिश करती है, क्या वो मिसलीडिंग नहीं है क्या? नॉर्मलाइजेशन का ये जो अंतर है, जो पता ही नहीं चल रहा है बच्चों को कितना नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है, क्या वो मिसलीडिंग नहीं है क्या? या आपने देखा बस कोई बोल रहा है और आपको आपका सिलेक्शन हो गया, या फिर आप इस फील्ड में नहीं हो? उन बच्चों का दर्द कौन समझेगा जो बॉर्डर लाइन पे है, जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे और फिर भी सिलेक्शन नहीं ले पाए? अगर उनके बारे में 2 बात बोल दी तो क्या वो मिसलीडिंग होगी क्या? क्या वो स्पैम हो गया क्या? क्या वो साइबर क्राइम हो गया क्या? या इन बच्चों को कोई समझ नहीं है कि वो अपने इस बात को समझ पाए कि कौन हमें मिसलीड कर रहा है और कौन हमें मिसलीड नहीं कर रहा है? तो ये जो बहकावे वाली चीज़ है, ये आप बिना सोचे समझे ऐसे कमेंट में लिख देते हो क्योंकि आपको चीज़ें मिल जाती है ना, उसका दर्द समझो ना। जिसको चीज़ें नहीं मिली, जो मेहनत करने के बावजूद बॉर्डर लाइन पे रह गया और नॉर्मलाइजेशन के बावजूद, नॉर्मलाइजेशन के कारण उसे सही जॉब नहीं मिल पाई, उनका भी तो दर्द समझो। ये इतने सारे लोग कोर्ट केस पढ़ रहा है, बड़े बड़े लोग कोर्ट केस कर रहे हैं, क्या वो भी मिसलीड कर रहे हैं? तो मिसलीडिंग कुछ नहीं है, उसमें प्रॉपर जानकारी दी है मैंने और यही बताया कि पैटर्न से हमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत है नॉर्मलाइजेशन और इस सिस्टम से। उसको सुधार लो। क्या मांगोगी फिर? कुछ भी मांगनी होगी ना, कोई किसी को मिसलीड करेगा, सब बच्चे मेहनत के आधार पर काम करेंगे। अभी लोगों को लग रहा है कि किस्मत के आधार पर हो रही है चीज़ें, हम कितनी भी मेहनत कर रहे हो किस्मत के आधार पर हो रही है। तो आप सिस्टम को सुधार लो, नहीं लगेगा लोगों को किस्मत के आधार पर, ना वो मिसलीड होंगे। उनको यही लगेगा कि हम मेहनत करेंगे, हमें इतने मार्क्स लाने हैं और हमारा नंबर आ जाएगा। ठीक है। चलो ये वाला सवाल देखो भाई, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है और आपसे कहा गया कि अंडर रूट क्यूब के क्या है इधर 68 69, अंडर रूट क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट बोलते हैं इसको, 68 69, और नीचे दे रखा है 12 96 की पावर 4। देखो ये होता है 19 का क्यूब रूट। ये याद रख लो, कैसे पता चला, ये याद कर रखे है मैंने। 59 का 19 का होता है 68 69, 18 18 का होता है 58 34, ठीक है, 17 का होता है 49 13, ये आपको याद करने पड़ेंगे। 16 का होता है 40
26, ठीक है, 15 का होता है 33 75, ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो मैंने कई बार पिछले वीडियो में जब आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करवा रहा था उसके प्रैक्टिस सेट में बताए थे कि भाई ये क्यूब्स वगैरह आप याद कर लो, इससे फ़ायदा हो जाएगा आप लोगों को। तो आप देखोगे ये कितना जा रहा है 19 बार, 19 थी 57, 3 से 3 खत्म हो गया। फिर आप देखोगे 1296, 6 की पावर 4 को ही 1296 बोलते हैं, 6 की पावर 4 को 1296, तो यहाँ 6 ही आ जाएगा बस, और 6 सत्ते 42, आंसर आ गया जी हमारा बी ऑप्शन 7। अगर आपको ये क्यूब रूट और ये स्क्वायर वगैरह याद है, देखो कितनी इजीली सवाल हो गया आपका। ठीक, समझ में आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर भी करना। अब ये वाला सवाल देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये हमारा एक जो रेस करते हैं रेस वाले सवाल है, मोस्टली इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कंसेप्ट में, तो मैं बता देता हूँ, एक बार देखो ध्यान से, पढ़ो सवाल को। क्या बोला गया, 2200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर सरिता और कविता ने अपनी साइकिलें एक ही बिंदु से लेकिन विपरीत दिशा में। ऐसे सवालों में सबसे पहले आपको डायरेक्शन को चेक करना है कि डायरेक्शन क्या बोली गई, क्या वो समान दिशा बोली गई या फिर वो विपरीत दिशा बोली गई। क्योंकि अगर समान दिशा बोली जाए तो समान दिशा में आप रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए उनकी स्पीड को माइनस कर दोगे, और अगर विपरीत दिशा बोली गई तो विपरीत दिशा में उनकी रिलेटिव स्पीड को निकालने के लिए प्लस कर दोगे। तो ये है उनकी स्पीड, इसका प्लस कर दो आप, कितना हो गया 36। ये वैसे मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो आप इसको जब 5/18 से करोगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड की आ जाएगी उनकी रिलेटिव स्पीड। ये क्या आ गई, ये आ गई जी रिलेटिव स्पीड। अब आपको क्या करना है, आपको पूछा है कि कितने समय के बाद वो पहली बार मिलेंगे। लास्ट वाली लाइन इसमें जरूर पढ़ना, अगर पहली बार पूछा गया तो सीधा सीधा कंसेप्ट है, लेकिन ऐसा भी पूछ रहे थे कि कितनी बार मिलेंगे, कितनी बार, फिर वहां कंसेप्ट अलग लग जाता है। तो पहली बार में क्या है, पहली बार में समय पूछोगे तो आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 2200 मीटर की, स्पीड कितनी है 10, इसे घटा दो तो 220 सेकंड आएगा। 220 सेकंड को आप क्या लिख सकते हो, 3 मिनट 40 सेकंड। भाई 180 + 40 कर दूं ना मैं इसको, तो ये 3 मिनट और 40 सेकंड। ए ऑप्शन हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। और इसी सवाल में अगर आपसे ये पूछ लेता कि वो कितनी बार मिलेंगे, चलो मैं इसी में बता देता हूं कितनी बार मिलेंगे वो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेना है इनकी रिलेटिव स्पीड। आप देखोगे रिलेटिव स्पीड का रेशो, यहां देखोगे 4 से काट दो 4 बार, यहां देखोगे 4 से काट दो 5 बार, और विपरीत दिशा में वैसे जा रहे हैं तो इन दोनों को ऐड कर देना बस, 5 और 4 9, तो कितनी बार मिलेंगे वो 9 बार मिलेंगे, अगर वे विपरीत दिशा में ट्रैक पर चक्कर लगा रहे हैं तो। बताओ भाई क्लियर आया ना, अगर नहीं आया किसी को क्लियर तो कमेंट छोड़ देना मुझे, सभी के डाउट को सोल्व किया जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम। अब ये एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है और इसके कंसेप्ट को समझना बहुत ध्यान से। यहां आपसे कहा गया कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये दिया है, और आपसे पूछा गया साइन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो जहां भी जिस भी सवाल में, सुनना ध्यान से, जिस भी सवाल में आप लोगों को इस फॉर्मेट में सवाल दे दिया जाए, जैसे a + b या a - b, इसकी कुछ वैल्यू दे दी जाए आपको, तो वहां आप कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल लगा दो। उससे आसान तरीका कुछ नहीं होगा कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल से अलग। तो क्या होता है ये कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, देखो जैसे ये दिया, मैं इसको ऐसे पलट के लिख लेता हूं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 9 और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1, ये दिया है ना, ऐसा मैंने इसको पलट के लिख लिया। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो ये कहता है कि ऊपर अंश में हर जोड़ दो, क्या कर दो, ऊपर तो अंश में हर जोड़ दो और नीचे अंश में से हर घटा दो। तो इस साइड में भी ऐसे ही करना पड़ेगा, अंश में हर जोड़ दो और नीचे अंश में से हर घटा दो। तो देखो जैसे मैं इस पूरे में ये हर जोड़ दूंगा तो टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2 सेक थीटा अपॉन, नीचे क्या करना, मुझे अंश में से हर घटाना है। तो अगर मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा में से ये घटाऊंगा तो नीचे क्या बच जाएगा, नीचे बच जाएगा जी 2 टेन थीटा। इस साइड में भी यही करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में भी 9 में 1 जोड़ोगे कितना बनेगा 10, 9 में से 1 घटा दोगे कितना बच जाएगा 8। अब 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 5/4 हो गया, यहाँ 2 से 2 खत्म हो गया ये। तो मेरे भाई आप इसको देखोगे ये कितना बनेगा, ये बन गया जी 1/sin थीटा, क्योंकि सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा,
टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोस से कोस खत्म, 1/sin थीटा, या साइन थीटा कोई मैं कह देता हूँ 4/5, कोई प्रॉब्लम, 4/5। और ये तो ट्रिपलेट है एक, जैसे ये ट्रायंगल है, ये 5 होगा, ये 4 होगा, तो ये कितना होगा, ये होगा 3, 4 5 3, ठीक है। अब आप यहाँ इसकी वैल्यू रखो इसमें, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा मेरे पास 4/5 है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, उसका स्क्वायर भी करना तो 16/9 अपॉन साइन थीटा 4/5 और टेन थीटा क्या है प्लस 16/9। बस मैंने वैल्यू रख दी। अब इसको सोल्व करेंगे तो मुझे दिख रहा है कि ऊपर ये माइनस है बड़ी वैल्यू में से, तो प्लस का तो आंसर नहीं आने वाला है, प्लस का तो आंसर नहीं आएगा। और 9 पंजे 45 इधर घट भी जाना है, तो देखते हैं 9 चौक 36 और 16 पंजे 80, कितना जाएगा देखना, 10 में से 6 गए 4 भाई, और 7 में से 3 गए 4, 4 10 में से 6 गए 4, 7 में से 3 गए 4, माइनस के 44 आ रहा है। यहीं से मुझे एक बात पता चलेगी कि 44 या तो 4 का फैक्टर है या 11 का, 13 का तो फैक्टर नहीं है, 13 का फैक्टर नहीं है, हटाओ इसको, आंसर आ गया मेरा बी ऑप्शन, ठीक है, आंसर आ गया मेरा बी ऑप्शन, ऑप्शन रहेगा माइनस के 11/29। तो ये सवाल थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, कुछ समय लग सकता है, लेकिन जब आप इसे खुद से प्रैक्टिस करोगे, आपको ये ट्रिपलेट वगैरह पता होगी, आपको कंपोनेंट एंड डिवाइड एंड रूल पता होगे, तो आप इस सवाल को लगभग 40 से 45 सेकंड में पूरा कर दोगे, 1 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा इस सवाल में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल पर आएंगे। जैसे ये वाला सवाल दिया है, बड़ा सवाल है, आपको मैं साइड में हो जाता हूँ, आप पढ़ो इसे। और ये सवाल आए का सवाल है, इस सवाल को मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो कुछ सवालों की आप भी प्रैक्टिस करो, और आप लोगों को इस सवाल का सही जवाब देना है मुझे। क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब, ठीक है। इस सवाल का सही जवाब बहुत ही इजी सवाल है, ये सिर्फ 3 लोग दिए आपको, अनिल, बीना और उसके पिताजी है दिनेश, ठीक है, उनकी आयु का 2 गुना 3 गुना बता रखा है। इसको सोल्व करना करोगे सभी को कमेंट करना है, तभी पता चलेगा मुझे कि आप यहां तक वीडियो को देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, या फिर मैं वैसे ही मेहनत कर रहा हूं बस। देखो भाई अगला सवाल, मेरे भाई आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों के प्यार और सहयोग से ही मैं यहाँ खड़ा होकर के पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों के लिए सवाल भी तैयार करने पड़ते हैं, ये भी चेक करना पड़ता है कि कौन सा बेहतर लेवल का सवाल है जिसमें बढ़िया से कंसेप्ट लग सकते हो। ऐसे खराब कंसेप्ट वाले सवाल या जो फिक्स टाइप के सवाल है वो भी नहीं दे रहा कि छोटे छोटे सवाल करा दिए, वो तो आपको हर यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको वो बता रहा हूँ कि कहाँ मिस्टेक होती है पेपर में, और कैसे सवालों के लेवल में आपको क्या कंसेप्ट समझना है। मेरे पास कोई बड़ी टीम नहीं है कि कंटेंट बना के मुझे दे दे और बस मैं सोल्व करा दूं, या मेरी वीडियो वगैरह चालू करके दे दे, या मेरी वीडियो से कोई शॉर्ट काट ले। आप लोग ही जो है मेरी टीम हो, आप लोग स्टूडेंट भी हो, मेरे छोटे भाई बहन भी हो, ठीक है। तो आप लोगों को ही थोड़ा सा सहयोग करना है, वीडियो को लाइक करनी है, वीडियो को पूरा देखना है, जो मैं होमवर्क आपको दूँ उसके कमेंट वगैरह में, कमेंट में उसके जवाब दिया करो। कोई फीडबैक आप देना चाहते हो आप फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कोई शॉर्ट काटनी है, क्लिप वगैरह काटने का ऑप्शन होता है इसमें, तो क्लिप काट के आप जो है शॉर्ट बना करके अपने चैनल पर, या जो है हमारे चैनल के साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हो। आप करोगे, धीरे धीरे आप लोगों के सहयोग से आप लोगों को एक बेहतरीन कंटेंट देने लायक मैं बन जाऊंगा, ठीक है जी। तो सहयोग की जरूरत है मेरे भाई, सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर भी करना, कहने का मतलब ये है। इस सवाल को देखो, बोला गया कि प्रियम रुपये 45,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है और 15,000 रुपये का तत्काल भुगतान कर देता है। मतलब इसने, प्रियम ने 45,000 रुपये का एक स्कूटर खरीदा, 15,000 रुपये तो उसने तुरंत के तुरंत दे दिए, तो कितने बच गए, अभी कितने और देने बाकी रह गए। आप कहोगे सर 30,000 रुपये उसे और देने बाकी रह गए। 15,000 रुपये उसने दे दिए 45 में से, 30,000 रुपये और देने हैं। लेकिन वो इनको क्या कहता है, जिससे उसने स्कूटर लिया, वो कहता है कि भाई ब्याज लगेगा अगर लेट चुकाएगा तो, अगर लेट चुकाएगा तो ब्याज लगेगा। उसने कहा कि मैं 2 साल बाद दूंगा, तो 2 साल बाद साधारण ब्याज की दर रखी गई है 4.8% की, उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज ही बताना है, बस आपको पैसे नहीं बताने टोटल कितने देगा, आपको सिर्फ ब्याज बताना है कितने देगा। तो देखो 2 साल का, अगर 1 साल का 4.8% है, तो 2 साल का 48 दूनी 96, 9.6% हो जाएगा। और 9.6% किसका आएगा, 30,000 का।
अब 30,000 का 9.6% आप निकालोगे, सीधे सीधे 30 की गुणा होनी है, यानी कि लास्ट में एक तो जीरो लगेगा। 3 छंग 18, 3 9 में 27, 1 28, 288 जा रहा है ये, यानी कि 2,880 रुपये। तो उसके ब्याज कितने हो जाएंगे? 2,880 रुपये होंगे। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा सवाल। क्या किया सवाल में मैंने? सवाल में ये किया कि जो 45,000 रुपये का स्कूटर लाया था, 15,000 रुपये उसने दे दिए, उसके बच के 30,000 रुपये। अब इस 30,000 रुपये पर लगेंगे बस ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। आखिरी सवाल तो नहीं होगा ये, अभी है एक दो सवाल और। ये वाला सवाल देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, और परसेंटेज का सवाल है, और कंफ्यूजन वाला सवाल होता है ये। क्या है सवाल? द प्राइस ऑफ राइस इज रिड्यूस्ड बाई 30%, बट इन स्पाइट ऑफ द डिक्रीज नीसू एंड्स अप इंक्रीजिंग हिज एक्सपेंडिचर ऑन द राइस ऑफ बाई 40%। यानी जब चावल की कीमत में 30% की कमी की जाती है, तो नीसू अपने चावल में, अपने खर्चे में 40% की वृद्धि कर देती है। देखो, जब कीमत घटेगी तो जाहिर सी बात है आप खर्चा ज़्यादा करने लग जाओगे। किसी चीज़ की कीमत घटेगी तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, आप उससे ज़्यादा खरीदोगे, खर्चा ज़्यादा करोगे। तो इसकी वजह से जो आपकी मासिक खपत थी, यही पूछा कि उसकी मासिक खपत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो बहुत सिंपल तरीका मैं इस सवाल का बताऊंगा। ऐसे सभी सवाल, इस टाइप के बहुत सारे सवाल आते हैं पेपर में, कंफ्यूज होते हैं बच्चे। सिंपल तरीका ये है कि जहां आपको ये बोला गया 30% कम हो रही है, 30% को हम लिख सकते हैं 3/10, यानी 10 रुपए की चीज कम होकर के कितनी हो गई है? 7 रुपए की हो गई है। जहां पहले कीमत 10 रुपए की थी, वहां कितनी हो गई? अब 7 रुपए की हो गई। इसका उल्टा कर दो भाई, इसका उल्टा करोगे तो कितने हो जाएंगे? 7 और 10 में आ जाएगा, ठीक है। 7 और 10 में क्यों किया उल्टा? इसका कंसेप्ट मैंने तुम्हें बताया भी था कि एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो जो प्राइस होता है ना, वो उसके कंजम्पशन का इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, इस वजह से हम उल्टा करते हैं, ठीक। अच्छा, अब क्या हुआ? खर्चे में क्या हुआ है? खर्चे में 40% की वृद्धि। 40% 2/5, यानी कि 5 रुपए की चीज कितनी हो गई है? 7 हो गई है। तो आप देखोगे 7 पंजे 35 और 7 दही 70, यानी जहां वो पहले 35 रुपये करती थी खर्च, मासिक खपत की बात हो रही है ना, अब कितना कर रही है? अब 70 रुपये कर रही है। तो क्या हुआ? ये डिक्रीज हुआ है कि इंक्रीज हुआ है? आप कहोगे इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है? पूरा का पूरा 100%। डबल हो गया ना इसका, 35 का डबल हो गया, तो हम कहेंगे 100%। तो 100% क्या हो गया? इंक्रीज, बढ़ गया है, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज। ए ऑप्शन, 100% बढ़ गया है। समझ आया मेरे भाई ये? तो ये वाले सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और खपत वाले, एक्सपेंडिचर वाले, ठीक। आप देख रहे हो कि हमारी वीडियो में कुछ कुछ चेंज आता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा सा हम सीखते जा रहे हैं, सवालों का लेवल भी बहुत बढ़िया बनता जा रहा है, ठीक है। और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो और अच्छे से कंटेंट को प्रोवाइड करेंगे। ये वाला सवाल देखो, नाव वाला सवाल है। क्या बोला गया? एक नाव, गए हो कभी नाव में घूमने के लिए कहीं? हमारे देश में जो है, जो बोट वाली जो ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट है, इसको बढ़ाया जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन को। जैसे हमारी जो दिल्ली में आप देखोगे, दिल्ली में यमुना रिवर है, यमुना रिवर को साफ करके वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ाया जा सकता है। यमुना रिवर में बोट वगैरह चल सकती है। दिल्ली के आसपास जो घाट, एक तरीके से घाट बनाए जा सकते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये 3 स्टेट से होके जा रही है ना, यूपी से, दिल्ली से, हरियाणा से, यमुना नदी। तो इस बोट के माध्यम से हम अपना ट्रांसपोर्ट भी बढ़ा सकते हैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा और दिल्ली में। देखो कितनी सारी इनकम हो जाएगी, लोग घूमने के लिए भी जाएंगे, लोग वैसे भी जाएंगे, और सामानों की आवाजाही भी हो सकती है। सड़क से ट्रैफिक कितना कम हो सकता है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है यार, ये तो मैंने अभी आया दिमाग में मेरे, है ना। सड़क का ट्रैफिक कम हो सकता है, और जो सड़क पे हाईवे वगैरह बनाने में जो खर्चा आता है वो कम होगा, जो पेड़ पौधे कटते हैं वो भी कम हो गए। यमुना में ट्रांसपोर्टेशन चलेगा तो साफ सफाई उसकी बनी रहेगी। पानी, जो बांध वगैरह बनाते हैं, कई बार बाढ़ वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है, तो जब पानी का फ्लो रहेगा तो यमुना वगैरह ठीक रहेगी। और जो इसमें कई बार खनन होता है, खनन, अवैध खनन, वो भी बंद हो जाएगा, रेत वगैरह का, क्योंकि जब पानी का फ्लो रहेगा तो अवैध खनन होना कम हो जाएगा फिर। और इनकम देख लो कितनी बढ़ जाएगी। कितना बढ़िया आइडिया आया मुझे अभी पढ़ाते पढ़ाते। चलो ये देखो, एक नाव स्थिर पानी में 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है नाव। ये नाव की स्पीड दी है मेरे भाई, सिर्फ नाव की।
सवाल में कहा गया कि यदि धारा के प्रतिकूल नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल, जब धारा के प्रतिकूल की बात हो रही है तो इसका मतलब उसमें नाव की और पानी की दोनों की चाल का डिफरेंस है। प्रतिकूल में क्या होता है, प्रतिकूल में डिफरेंस आता है। तो ये 12 दे रखा है। अच्छा, अगर इसमें केवल नाव की बात करें तो नाव की तो 17 किलोमीटर पर आवर की है। धारा के प्रतिकूल की 12 है, तो सिर्फ पानी की चाल कितनी आ जाएगी? 17 में से 12 घटा तो पानी की आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है। अच्छा जी, आपसे कहा गया धारा के अनुकूल, यानी डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है। धारा के अनुकूल 143 किलोमीटर जाने में नाव द्वारा लिया गया समय। अब समय क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 143 और स्पीड क्या बनेगी? धारा के अनुकूल में दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, नाव की और पानी की। तो नाव की कितनी है? 17, पानी की कितनी है? 5। 17 और 5 होगी जी 22, और 22 से डिवाइड करोगे तो 22 सत्ते 7 तो नहीं चलेगी, छिक्का चलनी चाहिए। छिक्का 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 रहते, हाँ 6 चल रही है। आ गया आंसर, ये देखो 6.5 आवर आ गया। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। ठीक है मेरे भाई, कर लोगे ना? अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों को लाइव पढ़ाऊं तो आप मुझे कमेंट करना। जैसे ही कमेंट आएंगे मैं बताऊंगा कि लाइव पढ़ना है या फिर ऐसे ही रिकॉर्डिंग में आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूं प्रीमियर के माध्यम से। लाइव करोगे तो फिर 8 बजे 8 सवा 8 के बीच में मैं डेली लाइव आ जाया करूंगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों का मुझे डेली एक रिटेंशन चाहिए। ठीक, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आपका जियोमेट्री का सवाल है। फिगर भी दे रखी है आप लोगों को, सर्कल बना के दे रखा है प्रॉपर तरीके से, और आपसे पूछा ये गया कि भाई एंगल बता दो। तो देखो क्या क्या कंसेप्ट लगेंगे इसमें। सवाल में कहा गया कि बी डी इज इक्वल टू सी डी है। यहाँ ध्यान से देखो सवाल को, बहुत अच्छे से समझो। इसमें बी डी इज इक्वल टू सी डी है। कहाँ है बी डी? ये है बी डी और ये है सी डी। तो दोनों बी डी और सी डी, ठीक, बी डी सी डी चल रही है, सी डी देखते हुए बी डी चल रही है। ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। जहां भी किसी ट्रायंगल में साइड इक्वल होती है ना, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल, ये दोनों भी इक्वल हो जाते हैं। पहला कंसेप्ट ये ध्यान रखना। आगे कहा गया एंगल बी ए सी 100 डिग्री है। बी ए सी कहाँ है? ये रहा बी ए सी, ये 100 डिग्री है भाई। अब आप देखोगे ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, राइट? जहां जहां मेरा पेन जा रहा है उसको देखो, ये बन रहा है एक चक्रीय चतुर्भुज। इस चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका जोड़ होता है 180 डिग्री। तो अगर ये 100 है तो ये कितना रहा होगा? ये हो जाएगा 80 डिग्री। बोलो, ये हो जाएगा 80 डिग्री। दूसरी चीज, इसी सर्कल में मुझे ये दिखाई दे रहा है ये वाला ट्रायंगल। इस वाले चाप से, एक बार और बताया था मैंने तुम्हें, ये इस चाप से परिधि पर बना कोण केंद्र पे बने कोण का होता है आधा। तो अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 160 डिग्री। बोलो, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 160 डिग्री। अच्छा जी, अब आप देखोगे ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, मतलब दोनों साइड इक्वल है, तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। ये दोनों अगर इक्वल होंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री। अगर मैं इसे 2x मान लूं तो ये दोनों 20 बनेंगे, यानी ये 10 बनेगा, ये 10 बनेगा, है ना? ये वाला ट्रायंगल है, ये 160 है, ये दोनों साइड इक्वल है, तीनों का 180 होता है, 20 का अंतर रहेगा, दोनों को हाफ हाफ कर देंगे तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? आपसे कहा गया कि एंगल OBD और OCD, OBD यानी ये वाला छोटा एंगल, OCD ये वाला छोटा एंगल, ये आपको बताना है ये कितना होगा। तो मेरे भाई एक बात जानो इसमें, अब इस बड़े वाले ट्रायंगल को पकड़ो। इस बड़े वाले ट्रायंगल को पकड़ा हमने, जिसमें से ये वाला एंगल है 80 डिग्री, ये दोनों साइड इक्वल है, टोटल होता है 180 डिग्री, यानी इन दोनों का जोड़ बनेगा 100 डिग्री का, उसका हाफ हाफ करोगे तो ये 50 बनेगा, ये 50 बनेगा, राइट? जिसमें से इसका कुछ पोर्शन 10 डिग्री है, ये है ना 10 डिग्री, ये पूरा 50 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करना है तो कितना बनेगा? 80 डिग्री का। ए ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है, 80 डिग्री इस सवाल का सही जवाब होगा। समझ में आया क्या? इसको समझ लेना अच्छे से, अगर नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा आराम से समझो बिना स्पीड बढ़ाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
और ये था हमारे इस सीट का, हमारे प्रैक्टिस सेट का आखिरी सवाल। मैंने आपको इस सीट में लगभग 15 से 20 सवाल कंप्लीट करा दिए हैं। कैसा रहा आपका ये सेशन, कैसा लगा आपको ये प्रैक्टिस सेट, मुझे कमेंट करके मेरे भाई ज़रूर बताना। जो होमवर्क मैंने आप लोगों को दी है उस होमवर्क के आंसर बताना। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अगर शेयर नहीं कर रहे हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। कोई फीडबैक देना चाहते हो तो ज़रूर फीडबैक दो, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और जो ये इधर उधर की बातें आप लोग करते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा के बोला करो मेरे भाई। ऐसा नहीं कि आपको कोई चीज़ मिल गई तो चीज़ें, ऐसा होता है ना कि जब हमें कोई चीज़ मिल गई तो चीज़ें फिर दूसरे दुनिया में चली जाती है ना। किसी के घर में अगर नौकरी लग गई तो उसके लिए दुनिया में बेरोजगारी नहीं है फिर। और जब तक नौकरी नहीं लगती तो लगता है कि हर जगह बेरोजगारी है, तो नज़रिया बदल जाता है, ठीक। लेकिन सच्चाई के साथ, फैक्ट्स के साथ तो हम तोलमेल नहीं कर सकते ना। फैक्ट्स तो यही है ना कि हाँ दिक्कत आ रही है, गड़बड़ हो रही है। अगर गड़बड़ ना होती तो इतने लोग क्यों परेशान होते, क्यों कोर्ट केस करना पड़ता, क्यों पेपर से पहले, एक दिन पहले पेपर रिजल्ट रिवाइज होता। तो गड़बड़ हो रही है तभी तो हो रहा है ना ऐसा, ठीक है। हम तो बस गड़बड़ सुधारने की बात कर रहे हैं, ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। कल फिर हम इसी टाइम पर एक वीडियो ज़रूर लेकर के आएंगे, एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद सभी का।